पाछो परम गुरु 24 जिन राज करु शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। मोक्षार्थियों, जीवन एक प्रयोगशाला है। इसमें हर एक घटना, हर एक प्रसंग, बीतने वाला हर एक समय दोष से निर्दोषता की ओर बढ़ने का एक अभियान है। इसे सरल शब्दों में मैं ये कह सकता हूं, लाइफ इज ऑल अबाउट ओवरकमिंग द शॉर्टकमिंग्स। जीवन और कुछ भी नहीं है, हमारी कमियों का अभाव करने का एक अवसर है। और जीव कोई भी हो, चूकेगा तो टू एर्र इज ह्यूमन। चूकना मानव का एक धर्म है, बड़ा स्वाभाविक है। परंतु की हुई चूक से, की हुई भूलों से निरंतर कुछ कुछ अर्जित करना, शिक्षा ग्रहण करना, सच्ची मानवता तो यह है। क्योंकि मानव सबसे विकसित बुद्धिमान जानवर है, सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है, और जिसमें वह यह विचार कर सकता है गए हुए, बीते हुए, किए हुए दोषों की पुनरावृत्ति फिर से नहीं होगी। ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा वो निरंतर इसका एक्सपेरिमेंट करता रहता है कि कल मैंने यहां से चूक की थी, अभी इस रास्ते पर आज मैं फिर बढ़ रहा हूं और कोई रास्ता है नहीं जाने के लिए। कल गड्ढे में गिरा था, आज सावधानी से चलूंगा इस मोड़ पर। समझदार लोग तो गड्ढे में गिरने के बाद दूसरे दिन सावधानी तो रखते ही है, बट समझदार लोग वहां पर एक साइन बोर्ड भी गाड़ देते हैं, जिससे औरों को, पीछा करने वालों को ये ख्याल में आए कि ये रास्ता दलदल भरा है, गड्ढों वाला है, यहां से सावधानी से जाए। वे भी समझदार हो जाते हैं, औरों के लिए भी समझ पीछे छोड़ जाते हैं कि मैंने अमुक अमुक गलती की थी, आप गलती ना करना। इसीलिए कहा भी जाता है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। इसे कहते हैं कदम कदम पर सावधान रहना। मैंने बहुत टाइम पहले मुक्ति दीदी को एक चिट्ठी लिखी थी, सालों बीत गए, अभी भी वो चिट्ठी मेरे पास है। तो उसमें मैंने लिखा था, बेटा यह आपका बचपना चल रहा है। तब वह लगभग मैं समझता हूं 6-7-8 वर्ष की होनी चाहिए, 7-8-9 वर्ष की, लगभग आपकी उम्र की, लगभग थोड़ी और छोटी। उसमें मैंने ये कहा था, बचपना ये शब्द ये कहता है बेटा तुम्हें बचना है, जिसमें निरंतर बचने की गुंजाइश रहती है, जिसमें निरंतर बचने की जरूरत रहती है, विभावों से, कुसंगों से, कमियों से। क्योंकि बचपन में कहा जाता है ना, ये चिकना घड़ा होता है, चिकना घड़ा, गीली मिट्टी होती है। जैसा उसका शेप आकार हो जाए, वंश आकार हो जाए, फिर पर्टिकुलर उम्र के बाद यह आकार बदला नहीं जा सकता। आप लोगों ने गौर किया होगा, पेड़ पौधे जब छोटी उम्र के होते हैं
तो उसे बड़ी आसानी से मोल्ड फोल्ड किया जा सकता है, चाहे जिस दिशा में बढ़ाया जा सकता है। एक बार वो शाखा सूख सी जाए फिर उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो उसमें कुछ बदलाव ला पाएगी। ये आपकी उम्र तो बदलाव की ही उम्र है। निरंतर आपको शिक्षाग्राही बने रहना चाहिए, शिक्षार्जन बने रहना चाहिए, नई नई चीज आपको सीखते रहना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे इतनी गलती से क्या होगा, अरे इतने से क्या होगा, क्योंकि इतनी सी गलती से ही थोड़ी 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 बढ़ते हुए एक दिन बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आपको याद आ रहा होगा, सुना होगा आपने, बालक बहुत बड़ा पेंटर बन गया, जैसा बाप वैसा पुत्र। अभी बाप से ज्यादा बेटे की ख्याति होने लग गई। बेटा कोई बाप से सवाया था ऐसा नहीं था, बट बेटा नए जमाने के फोटो बनाता था, और नए जमाने के फोटो नए जमाने वालों को थोड़े ज्यादा रास आ जाते थे। बट परफेक्शन जैसा पिताजी के पेंटिंग में था वैसे बेटे के पेंटिंग में नहीं था। लेकिन दुनिया इस बात को नहीं समझती थी। दुनिया ने उसे प्रसिद्धि के पहाड़ पर बिठा दिया। अब बेटा निरंतर मान के पहाड़ पर बैठकर वो निरंतर अकड़ रखता कि मैं कितना बड़ा पेंटर हो गया। पिताजी ने एक दिन उसे यह कहा, ये जो पेंटिंग है जिसके पीछे तुम्हें लाखों की इनाम मिली है, इस पेंटिंग में तुमने गौर किया? इस आंख की, इस भौं की एक रोम, एक बाल थोड़ा इस तरफ झुका है। अब ये दुनिया कैसे पहचान लेती है, लेकिन वो स्वयं एक कीड़ा था उसका, इसलिए उसने पहचान लिया। तो उस बालक को ये लगा, क्या पापा आप नुक्स निकालने लग गए, आपसे आगे मैं बढ़ने लग गया, तो आपसे देखा नहीं जा रहा है। जब देखो तब आप मुझे आजकल टोका टोकी करने लग गए हो। दुनिया तो मुझे अच्छा अच्छा कहती है, आप ही हो जो मुझे टोका टोकी करते हो। और फिर जो कमी आप कह रहे हो, इतने से क्या होगा? तो बाप ने ये कहा, बेटा अभी तुम्हारा पतन अनिवार्य है। और एक दिन, क्योंकि जो एक बाल में चूक कर सकता है वो दो बाल में भी चूक कर सकता है, बढ़ते बढ़ते पूरी भौं में चूक कर सकता है, पूरी आंख में चूक कर सकता है, फिर तो फोटो की पूरी ग्लोरी ही चली जाएगी। इतने से क्या होता है ये कभी नहीं बोलना चाहिए। एक दिन वह ऊंचाई पहाड़ पर बैठा था, एक दिन धराशायी भी हो गया। बाप ने बेटे को याद दिलाया, याद आ रहा है मैंने क्या कहा था आपको? तब आपने छोटी सी गलती को, इस गलती को बहुत छोटी देखा। जिसे सुधार करना होता है वो छोटी सी गलती को सुनने के लिए भी बड़ा उतावला रहता है, वह अनसुनी नहीं करता किसी भी बात को। इसलिए मैंने पहली लाइन कही थी, लाइफ इज ऑल अबाउट ओवरकमिंग आवर शॉर्टकमिंग्स। आत्मानुशासन में जो गुणभद्र आचार्य द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है, एक जबरदस्त उदाहरण आया है। उस उदाहरण से मैं प्रारंभ करता हूं। उस उदाहरण में यह बात आई है, एक नदी को लिया है उदाहरण के रूप में। नदी में बाढ़ तो देखी ही होगी बच्चों, आपने देखी है। और उस बाढ़ में, नदी के बाढ़ में कितने ही खेत डूब जाते हैं, यह सुना है। कितने ही खेत उजड़ जाते, कितने जनों की आजीविका निपट जाती है, जाना होगा। अरे नदी के नीचे गांव के गांव डूब जाते, ये भी सुना होगा। आए दिन अभी इस बार इन विगत कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा, सांगली कोल्हापुर लगभग पानी से भर जाता है जब बारिश आती है। देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने। और
कुछ साल पहले, 10 पहले, 10-15 साल पहले मुंबई में भी 1-2 झटके आए जब पूरा पानी यहां वहां घुस गया था। एनीवे, मुझे तो क्या कहना है समझ लीजिए। नदी में बाढ़ आने के बाद बड़े बड़े गांव को भी ले डूबता है वो नदी, बट दूसरी तरफ समुद्र को देखिए। कभी समुद्र में कभी बाढ़ आई है ऐसा सुना है आपने? नदी के किनारे कोई बिल्डिंग बनती देखी है आप लोगों ने? कभी देखी है? नहीं। समुद्र के किनारे कोई बिल्डिंग बनी देखी है आप लोगों ने? जरूर देखी है। बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, बड़े बड़े स्टार होटल्स भी खड़े रहते हैं समुद्र के किनारे। अब कोई ये सोच सकता है नदी के किनारे भी बिल्डिंग नहीं होती और समुद्र के किनारे कैसे बिल्डिंग होती है? कारण सीधा है, समुद्र में कभी भी बाढ़ नहीं आ सकती, नदी में आ सकती है। जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? एक दिन जब समुद्र नदी के सामने ऐठ रहा था, सोच रहा था, कह रहा था नदी को, ऐ तुम में क्या औकात है, मुझे देखो मुझे। अब नदी ने यह कहा तुम होंगे कितने भी बड़े, लेकिन तुम में बढ़ने की कोई सामर्थ्य नहीं है, जितने हो उतने ही हो। और नदी कहती है मैं होंगी छोटी, बट मेरे में बढ़ने की सामर्थ्य है, मेरी कोई किनारे अभी निश्चित नहीं है। और मोर ओवर तुम में एक बहुत बड़ी कमी है समुद्र में। वह क्या? समुद्र में बड़ी कमी यह है कि उसमें बड़वाग्नि होती है। बड़वाग्नि, व्हाट इज बड़वाग्नि? बड़वाग्नि सबमरीन वोल्केनोस, मरीन फायर, जैसे वोल्केनोस होते हैं, वोल्केनोस वो जमीन के, वैसे समुद्री वोल्केनोस होते हैं। बहुत आग भभकती रहती है निरंतर समुद्र के बीचों बीच, उसे कहते हैं बड़वाग्नि। उदाहरण बड़ा मार्मिक है आत्मानुशासन में, जरा गौर से सुन लीजिएगा। इस उदाहरण को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। संवाद चल रहा है एक नदी और समुद्र के बीच में। समुद्र ऐठ रहा है कि मैं कितना बड़ा, मैं कितना बड़ा। नदी कह रही है मैं इतनी छोटी होने पर भी मेरे में कोई मर्यादा नहीं है, चाहे जितने में बड़ी हो सकती हूँ, 2 गुनी 10 गुनी भी, लेकिन तुम में कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि बड़े समुद्र भैया आप में बहुत बड़ी कमी ये है, आप आपके दिल में निरंतर एक दावाग्नि लेके बैठे हो जो निरंतर दहकती रहती है, जो निरंतर भड़का करती रहती है। क्या होता है इस भड़के से? समुद्र में जो समुद्री वोल्केनोस होते हैं ना, वोल्केनोस, उस वोल्केनोस के कारण, उस गर्मी के कारण, प्रचंड गर्मी के कारण समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं बढ़ा सकता। बट नदी में ऐसी कोई बड़वाग्नि नहीं होती, इसलिए नदियां अपनी मर्यादाओं को खूब बढ़ा सकती है। निष्कर्ष कहते हैं उस बड़वाग्नि के कारण, उस धधकती अग्नि के कारण, इतने बड़े लूप होल के कारण, इतनी बड़ी शॉर्ट कमिंग के कारण, इतनी बड़ी कमी के कारण समुद्र इतना विशाल होने पर भी उसकी गति अवरुद्ध हो गई। ठीक उसी प्रकार हे जीव, आत्मानुशासन में कहते हैं हमारे अंदर निरंतर राग द्वेष की भट्टी जल रही है। हर एक सांसारिक जीव में, जो जीव इसे नजरअंदाज करते हैं और कहते हैं क्या हो गया छोटे से राग को, क्या हो गया छोटे से द्वेष को, और कुछ नहीं, सुबह से लेकर रात तक वो कीड़ा तुम्हें ही परेशान कर रहा है और किसी को परेशान नहीं कर रहा है। तुम्हें लग रहा है मुझे तो कोई आकर मना नहीं रहा है, कोई मनाने भी नहीं वाला है तुम्हें। तुम ही पीड़ित परेशान हो तुम्हारी कमी को लेकर,
और जीव स्वयं उस बात को, उस कमी को लेकर स्वयं ही मन को खाए जा रहा है, घुटता जा रहा है, झुरता जा रहा है। और वहां पर यह कहा, हे जीव, छोटा सा राग भी तुम्हारे ज्ञान रूपी समुद्र की सीमाओं को अवरुद्ध कर डालेगा। इस कमियों को हटाओ। तुम तो अनंत ज्ञान दर्शन की सामर्थ्य के हो, ये छोटी सी गलती से भी नजरअंदाज न करना। जानते हो बच्चों, आप कितनी भी बड़ी जहाज हो, जहाज में कितना छोटा छेद होगा तो चल जाएगा अनिल। आपको कौन सी जहाज में बिठाया जाए, छोटे छेद वाले के बड़े छेद वाले? दोनों में भी नहीं। शाबाश। छोटे छेद में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है तुम्हें पार लगने में महीनों लगेंगे और तब तक तो पानी घुसने लग जाएगा। जो इस पार छोटा सा छेद दिख रहा है वो मझधार में जाते जाते पूरी नौका को ले डूबने वाला है। इसलिए कभी ये मत कहना कि इतने से क्या होता है। डॉक्टर ने डिटेक्ट किया ट्यूमर, तो क्या होगा? कोई ये कहेगा अभी तो इतना सा ही है, स्टेज 1 का है, सो जाओ, अभी तो कुछ नहीं है, जब 3rd स्टेज आएगी तब देख लेंगे। ऐसा होता है कभी? क्या होगा? अविलंब रूप से ऑपरेशन को चालू किया जाएगा। इसलिए कहा जाता है गलती होना बड़ी गलती नहीं है, बट गलती को गलती रूप से स्वीकार ही नहीं करना, दूसरी गलती के लिए फिर तैयार हो जाना वास्तव में बड़ी गलती है, अपराध है। इसीलिए कहा जाता है कमिटिंग अ मिस्टेक फॉर वंस इज अ लेसन, बट कमिटिंग द सेम for the second time is a decision। कितने जन अर्थ समझ रहे हैं? एक बार गलती हुई तो उससे कुछ शिक्षा मिली, बट दूसरी बार फिर वही गलती की, फिर उसी गड्ढे में दूसरे दिन गिर गए, तो ये डिसीजन हो गया। किस बात का डिसीजन हो गया? गलती का डिसीजन। मतलब क्या हुआ? मतलब हम उससे कुछ सीख नहीं पाए, हम दूसरी बार चूक गए। मतलब वो डिसीजन इस बात का हुआ कि हमने उसे गलती माना नहीं। इसलिए नीतिकारों ने यह भी कहा है वंस इज हैपनस्टेंस, सेकंड टाइम इज डिसीजन, कोइंसिडेंस। दूसरा कोट कह रहा हूं मैं, पहला वाला कोट दूसरा था, कमिटिंग मिस्टेक फॉर वंस इज अ लेसन, for the second time is a decision। अभी दूसरा कोट, committing once is happenstance, हो गया। committing twice is a coincidence, but committing 3 times is enemy action। क्या कहा? नीतिकार क्या कहते हैं? एनिमी एक्शन। एनिमी एक्शन मतलब यह हमारे लिए घातक है। इसीलिए जीवन और कुछ नहीं है, हमारी कमियों को ठीक करते जाना है। मानव की प्रकृष्टता, मानव की ऊंचाई निर्दोषता को हासिल करने में है। आए दिन हमें कमियां समझ में आती है, उसको ठीक करते जाना, इसी प्रक्रिया का नाम और इसी भावना का नाम आलोचना है, जो आलोचना पाठ के जरिए हम देखना चाहेंगे। और हमारी कमियां कहीं से भी पता चले, हमें छोटे से छोटा बच्चा भी बताए, हम उसकी बात मानेंगे। जीवन जगत एक शिक्षालय है, छोटे से छोटा बच्चा भी कुछ शिक्षा देना चाहेगा तो विद्यार्थी बनकर हम सीख लेंगे। बोलो। आलोचना का डिस्क्रिप्टिव अर्थ मैं अभी बताऊंगा बहुत जल्दी। दोषता से निर्दोषता की ओर बढ़ने की भावना इज आलोचना। शाहरुख खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा बच्चों। फिल्म इंडस्ट्री में आज
बड़े माने जाते हैं काफी। मैं और तो कुछ बात करूंगा नहीं उनकी, थोड़े टाइम पहले मैं पुस्तकें तो पढ़ता ही रहता हूँ। एक स्पीचेस की भी बुक है मेरे पास, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। उन्हें एक स्पीच में पूछा गया, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो उन्होंने उत्तर दिया, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज प्रॉपर डिसीजंस। फिर पूछा गया, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर प्रॉपर डिसीजंस। उन्होंने कहा, सिंपल एक्सपीरियंस। फिर पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा, रॉन्ग डिसीजंस। मतलब हमारे गलत डिसीजंस, बार बार लिए हुए गलत डिसीजंस ही तो अनुभव की एक शाला को खड़ी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, बाप भी कहता है, हमने धूप छाव झेले हैं। मतलब क्या करने से असफलता होगी, क्या करने से सफलता होगी, ये हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी असफल हुए थे कभी। तो जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस, दैट इज बेस्ड ऑन रॉन्ग एक्सपीरियंसेस। एंड इसी को आधार बनाकर, इसी एक्सपीरियंस को आधार बनाकर, इसलिए डॉक्टर को देखना, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसका एक्सपीरियंस मार्क किया जाता है। वकील कितना भी वकालत करके आए, उसका एक्सपीरियंस माना जाता है। उसको कितने साल का तजुर्बा है पब्लिक हैंडलिंग में, क्योंकि पब्लिक हैंडलिंग एक बात है। शास्त्री विद्वान होते हैं, आप जानते हैं ना, स्मारक टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से, कोटा से, बांसवाड़ा से, शाश्वत धाम से, दीवानगंज से और जगह जगह से नए नए स्थान खुल रहे, वहां से शास्त्री तैयार हो रहे। बट शास्त्री होना इज नॉट जस्ट इनफ, वे तो पुस्तकी विद्या है। इसके अलावा जितना साल समाजों में गया है, जिसने समाज के सभी रंग देखे, सभी विरोध भी सहे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, पक्ष और मित्र पक्षों में होने वाली एक एक बातों पर ध्यान दिया है, वह वक्तागिरी में प्रसिद्ध हो सकता है, वह निपुणता ला सकता है। कितना टाइम आप उसमें बिताते हैं, दैट मैटर्स मोर। एनीवे, आलोचना पाठ आज प्रारंभ करना है। मैं शाब्दिक अर्थ आपको पहले आलोचना का बता देता हूं बच्चों। आलोचना, आ प्लस लोचन। आ मीन्स चहुओर से, समन्तात, ऑल अराउंड, चारों तरफ से, सब तरफ से, विथ ग्रेट इंपैक्ट। क्या? लोचन मतलब क्या? लोचन शब्द लुक धातु से बना है, लुक धातु। और लुक धातु देखने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। इंग्लिश में भी लुक देखने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में भी लुक धातु देखने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ये भी बड़ा कोइंसिडेंस है, दोनों तरफ एक सरी की बात। इसीलिए आंख का पर्यायवाची नाम आपने जरूर सुना होगा, क्या? लोचन। लोचन आप उसमें पढ़ते हो ना, कमल युगल जिनवर कहे, घूमा सब संसार, उसमें आया है लोचन, लोचन जिनवर, जो भी आप पढ़ लेना भैया इसे कल। मैं उसका कोई एक्सपर्ट मास्टर नहीं हूं, हल्का सा जितना याद आ रहा है तो वो मैं कह रहा हूं। वहां पर ये लोचन वर्ड मिलेगा, और वहां मिले ना मिले हिंदी में तो आपको गया ही होगा। लोचन शब्द नेत्रेंद्रिय का पर्यायवाची माना जाता है। मैं तो कह रहा हूं लोचन का अर्थ देखना होता है, देखना, लुक धातु से बना है। आ लोचन मतलब चहु ओर से देखना। क्या देखना? लोक में आलोचना का अर्थ क्रिटिसिज्म किया जाता है, निंदा करना दूसरों की, ऐसा किया जाता है। जैन दर्शन में वे ही टर्म्स, क्या गजब, क्या गजब,
आपको कभी आलोचना वर्ड सुना है अपने लोक में? आपको कभी टीचर्स ने, माता पिता ने, आड़ोस पड़ोसी ने कहा कभी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए? हाँ, वाह, ग्रेट ग्रेट, आप ही ने सुना है। आपने नहीं सुना है? अरे आपने भी नहीं सुना है कभी? हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उनकी कड़ी आलोचना की, ऐसे तो वाक्य आपने सुने होंगे यार। तो लोक में आलोचना जब जब भी प्रयोग किया जाता है, दैट इज टू ब्लेम अदर्स, दूसरों को निंदा करने के अर्थ में। बट जैन दर्शन में ये ही टर्म्स, आलोचना, ये टर्म चहु ओर से देखना, क्या कमियों को क्यों निकालने के लिए। किसकी कमियों को? दूसरों की नहीं, स्वयं की। इसलिए जैन दर्शन, सुनो, व्हाट इज द लुकआउट ऑफ जैन दर्शन? किसी ने पूछा, एक फिलोसोफर ने एक जैन फिलोसोफर को आकर पूछा, व्हाट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म? इसका मतलब क्या है? जैनिज्म का हार्द क्या है? जैनिज्म का रहस्य सार क्या है? व्हाट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म? तो क्या उत्तर दिया? लुक इन एंड नॉट आउट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म। अंदर देखो, बाहर मत देखो, यही जैनिज्म का सार है। अब जानते हैं कांजी स्वामी का नाम कितने जन ने सुना है? एक बड़े विद्वान हुए हैं बच्चों, जिन्होंने लगभग अपने जीवन का पूरा तपश्चरण, पूरी साधना विविध ग्रंथों के विवेचन में लगाई है। वे एक बार, मैं ज्यादा श्योर नहीं हुआ, अब देख लेना, एक बार वे नैरोबी गए। नैरोबी में पंचकल्याणक था, आई थिंक नैरोबी इज इन अफ्रीका समवेयर, शुड कंफर्म। तो वहां पर एक आदमी आया और उन्होंने पूछा, अब आम आदमियों को इतना समय थोड़ी होता है, तो उन्होंने 1 मिनट में जानना चाहा, व्हाट इज जैनिज्म? क्या क्या पूछा? व्हाट इज जैनिज्म? जैनिज्म શું છે? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? પોતા પોતાને જાને, એ જ जैनिज्म છે। स्वयं स्वयं को जानना, यही जैन शासन है। जो जान दी अप्पानम सो जान दी जैन शासनम सवम, गाथा नंबर 15 समय सार की। तात्पर्य, जितनी भी विद्याएं जैन शासन में बताई जाती है, दे ऑल आर इंट्रोस्पेक्टिव। वे सब आत्मदृष्टि मांगती है, आत्मदृष्टि। इसलिए कहा जाता है कि जब एक उंगली आप दूसरों की तरफ करते हो ना, वे ऐसे, उसी समय बची हुई उंगलियां आपकी तरफ तनकर ये कह जाती है, और आप ऐसे। आप समझ रहे हैं? आपको ये लग रहा है आपको मैंने 10 दफे चीज मांगी, आप समझ नहीं रहे देने को। सामने वाला ये सोच रहा है 10 दफे मांगने पर भी हमने नहीं दी, आप समझ नहीं रहे, अभी भी मांग रहे हैं। सबका देखने का नजरिया समझ में आता है आपको? सबको अपनी अपनी बात सही लगती है यहां पर। एनीवे, मैं क्यों इतना सिद्ध कर रहा हूं? हमें अधिकार दूसरों को, दोषों को देखने का नहीं है। यहां पर टोडरमल जी एक बहुत गजब की बात करते हैं। 7वां अधिकार लिख रहे थे, इसको पढ़ना अपन कल से ही शायद प्रारंभ करेंगे। मुझे 7-8 घंटे का तो मैंने सोच रखा है आलोचना पाठ, अच्छे से ही लूंगा, मस्ती से ही लूंगा। वहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में कुछ जैन धर्म को पढ़ने वाले लोग, जैन ग्रंथों को पढ़कर भी चूकने वाले लोगों की बातें कही। 3 प्रकार की चूकें करते हैं लोग। निश्चयाभास,
व्यवहाराभास और उभयाभास। आपको ज्यादा टेंशन लेने की गरज नहीं। लेकिन अंत में क्या कहते हैं, वो पूरा चैप्टर होने के बाद कहते हैं हमने इतने प्रकार के मिथ्या दृष्टि बताए, वो उनको देख देख कर कसाई होने के लिए नहीं, ये कमियां तुम में होगी तो उसे निकालने के लिए कहा गया है। जब भी हम कोई कमी कहते, तुम्हारी दृष्टि दूसरों की तरफ बढ़ जाती है। जब तुम्हारी कमी प्रवचन में कही जाती है तो तुम तो बड़े फड़फड़ाते हो, तुम क्यों तो मेरी बात कहते हो, तुम तो मेरी बात कहते हो। अरे प्रवचन में जाया ही जाता है अपनी कमियों को निकालने के लिए। तुम्हें तो आदर भक्ति से ये कहना चाहिए था, अच्छा है, धन्य है, आज आपने 1 घंटा हमारे ऊपर दिया, हमारा ऑपरेशन। डॉक्टर को कभी कहते हो अब मेरा फोड़ा निकाल रहे हो, अब मेरी बीमारी निकाल रहे हो, इनको तो कुछ नहीं कर रहे। वहां पर तो पहली लाइन में जाते हो, 10 जनों के सामने घूम घूम के मेरा नंबर पहले लो, मेरा अभी तक नंबर आया नहीं, ज्यादा पैसा लो, थोड़ी सी भी बीमारी नहीं रहनी चाहिए, मैं ज्यादा पैसा ले लो। डॉक्टर के सामने तो ऐसा कहते हैं। ये भी हमारे डॉक्टर ही है, समो शरण भगवान। आलोचना का अर्थ में कर रहा हूं, औरों की नहीं, अपनी गलतियां पकड़ना आलोचना है। समझ रहे हैं? गेटिंग? टोडरमल जी ने क्या कहा, ये इतने प्रकार के मिथ्या दृष्टि हमने दिखाए। बोलो आगे क्या कहा? वो हमारे अंदर होगी तो उससे कमी। बराबर 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 बराबर। दो भैया, इनको पहला पॉइंट दे दो, खाता खोल दो, इनका खोल दो खाता, इनको पहला स्टार दे दो इनको। ये कमियां औरों में देखकर परेशान नहीं होना, कसाई नहीं होना। स्वयं में ये कमियां हो तो उसे निकाल देना। पेज नंबर 138 पर भी कहते हैं वे, क्या कह रहे हैं वे, कि किसी, अभी बहुत बड़ी बात है, हम वेश्या सेवन का निषेध करें और कोई वेश्या नाराज हो जाए, हम शराब सेवन का निषेध करें और कोई क्या है, कलाल नाराज हो जाए। कलाल समझते हो बच्चों? कलाल शराब बेचने वाला, इस कलाल, शराब सेवन का हम निषेध करें, शराब नहीं पीनी चाहिए हम कहें, और शराब बेचने वाले को क्या लगेगा, ये पंडित रोजाना आकर कह रहे शराब नहीं पीना, हमारा तो धंधा चौपट होता जा रहा है। उसको तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो टोडरमल जी कह रहे हैं हम क्या करें, हमारा इरादा तुम्हारा विरोध करना नहीं है, लेकिन हमें करुणा हुई है कुछ शराब पीकर भटकने वालों के प्रति, कुछ वेश्या सेवन करके भटकने वालों के प्रति हम उनको सावधान कर रहे हैं, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। समझ में आता है? यहां तक कि निंदा शब्द है ना बच्चों, निंदा। अभी देखो मैं 4 शब्द आपको बताता हूं आज। आलोचना, निंदा, टीका, टिप्पणी, 4 शब्द। कौन कौन से? आलोचना, निंदा, टीका, टिप्पणी, 4 शब्द। टीका किसे कहते हैं मराठी में? चंदन लगाते। अरे चंदन को तो टीका लगाते ही है। टीका मतलब श्लोक जैसे होता है, इसलिए छोटे बच्चों को पढ़ाने में मजा बहुत आता है। हाँ बोलो। गाथा का जिसमें अर्थ बताते उसे टीका कहते हैं। टीका का लोक में अर्थ क्रिटिसिज्म के अर्थ में होता है। किसी की टीका नहीं करनी चाहिए हमें, त्यांनी फार टीका केली, तो टीका क्रिटिसिज्म के अर्थ में है। आलोचना भी क्रिटिसिज्म के अर्थ में है, दूसरों की बुराई करना। टिप्पणी भी दूसरों की कमियां कहने के लिए कहते हैं, कमेंट पास करना, टॉन्ट करना, उसे टिप्पणी कहते हैं। और कौन सा शब्द है? निंदा भी, किसी की कमी कहना। बट जैन दर्शन में निंदा एक गुण बताए, गुण है कि दुर्गुण है निंदा करना? लोग समझते ये तो दुर्गुण है। अरे जैन दर्शन में निंदा शब्द का अर्थ वो है नहीं जो तुम समझते हो। लोक में निंदा मतलब ब्लेमिंग अदर्स, पॉइंटिंग अदर्स। बट जैन दर्शन में निंदा शब्द का अर्थ
अपनी कमियों को देखना। ये सम्यक दृष्टि का गुण बताया है। निंदा, निंदा, गर्हा, प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, अनुकंपा, आपको सब सिखाया जाएगा। अभी बहुत नहीं बताऊंगा मैं। एनीवे, बट यहां पर टीका मतलब हमारे दर्शन में आलोचना मतलब अपनी कमियों को देखना, निंदा मतलब अपनी कमियों को देखना, गर्हा मतलब अपनी कमियों को किसी गुरु के सामने उजागर करना। गुरु जी आज हमसे भूल हो गई, कुछ प्रायश्चित दे दीजिए ना। बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे मंगलायतन से भी पढ़ के चले गए बड़े बड़े पद पर, खनियादाना से तो बड़े बड़े पद पर चले गए, लौट कर फोन करते 4 साल 5 साल के बाद 10 साल के बाद और कहते हैं आज हमारी गलती हो गई बहुत बड़े, कुछ प्रायश्चित दे दीजिए। समझ में आता है व्हाट इज प्रायश्चित, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। अभी मैं पहले आलोचना, निंदा, गर्हा, टीका, टिप्पणी, 5 शब्दों के अर्थ खोल रहा हूं मैं। टीका शब्द का अर्थ भी क्रिटिसिज्म, इन सभी शब्दों का अर्थ क्रिटिसिज्म है लोक में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ आलोचना और निंदा एक अर्थवाची, अपनी ही कमियों को देखना। बट गर्हा मतलब वे कमियां यदि थोड़ी बड़ी एक्सटेंट की हो तो मन ही मन उसको सोचकर कम करने का विचार नहीं किया जा सकता। गलती बड़ी है, गुरु के समक्ष जाकर रखो, बड़ी गलती हुई, गुरुजी आज हमारी ऐसी गलती हो गई। बहुत करके गुरुजी बोल भी सकते कोई बात नहीं बेटा फिर से मत करना, और उनको बड़ी लगे तो वो प्रायश्चित भी कुछ दे सकते हैं। गेटिंग। और टीका मतलब हमारे दर्शन में टीका शब्द जो आप कह रहे थे कमेंटरी को कहते हैं। कमेंटरी क्या? कमेंट्री समझते हो? एक मूल चीज और एक उस पर कुछ इंटरप्रिटेशन होता है, कुछ एक्सप्लेनेशन, लिखित डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। कमेंट्री वो होती है ना, कमेंट्री क्रिकेट वगैरह में, दैट इज कमेंट्री। व्हाट इज टिप्पणी? यहां पर जो फुट नोट होती है, कुछ टिप्पण लगाना, कुछ नोट पास करना, कमेंट इन पॉजिटिव सेंस, उसे कहते हैं टिप्पणी। हमारे यहां वे शब्द अच्छे अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। गेटिंग? ठीक है, आइए आगे बढ़ता हूं मैं। लिख लिया आपने? मैं आपको अच्छी और एक चीज बता देता हूं। वैसे फुटनोट, ग्रंथ जब लिखे जाते तो उसमें फुटनोट होते, देखना है आपको? टिप्पणी किसे? देखे है आपने? कुछ एक ग्रंथ होगा आपके साथ, हाँ? देखो, दिखाओ, उसे कहते फुटनोट। देखा? नोट रिटन ऑन फुट, फुट मतलब नीचे, नीचे, दैट इज फुटनोट, दैट इज टिप्पणी। ओके, देखो बच्चों, अभी ये आलोचना किस प्रकार अन्य अन्य धर्मावलंबियों में प्रसिद्ध है वो मैं कहता हूं। यदि ऐसा होता कि कोई गलती करता और उसे बचने का कोई अवसर नहीं होता तो क्या होता बच्चों? तो कोई प्रयास करता ही नहीं, कितना हतोत्साहित हो जाता। मान के चलो एक बार फेल हो गया कोई, बस अभी तुम स्कूल कभी भी नहीं पढ़ सकोगे। अभी फेल वो बीमारी के कारण भी हुआ होगा, उसकी माँ बीमार है, ये इसके कारण भी वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा होगा, उसका कारण कोई प्रमाद ही नहीं था, तो उसके सभी अवसर चले जाएंगे क्या? कितनी अच्छी प्राकृतिक व्यवस्था है, हर किए हुए गलती का शुद्धिकरण होने के उपाय हो सकते हैं। जिस प्रकार रोग हुआ तो दवा खाकर वो रोग से मुक्त हो सकता है, उसी प्रकार कोई कमियां गलतियां कभी हुई हो इस भाव में, पूर्व भाव में, तो उसका हम आलोचना करके उस गलतियों के जो हमने पाप बंद किया था उस पाप बंद को हम या तो डाइल्यूट कर सकते हैं, या नलीफाई कर सकते हैं, या टोटली कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 केसेस हो सकते हैं। क्या क्या कहा मैंने? डाइल्यूट, नलीफाई एंड टोटली कन्वर्जन। और तुम तो मेरे से भी इंटेलिजेंट हो।
मतलब मैं इंटेलिजेंट हूं ये नहीं कहना है मुझे, आप तो फटाफट फटाफट पकड़ रहे हो। डाइल्यूट करना कैसे, तीनों जन, बढ़िया, मजा आ रहा है आप लोगों को देखकर, बहुत मजा आता है। मैं वैसे सोम को उठा तो नहीं पाऊंगा मुझे लग रहा है, लेकिन मन तो ये हो रहा है इसको उठा उठा कर खूब जैसे बच्चों को उछालते वैसे उछालता रहो, तुम्हें चलेगा क्या? पता नहीं उठा पाओगे कि नहीं? हैंडल विथ केयर बोलना पड़ेगा। फ्रेगाइल। एक यूनिवर्सिटी है बच्चों, एलाइट येल यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, ELITE, एलाइट, येल YALE, एलाइट येल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। मैं उस यूनिवर्सिटी की तरफ क्यों बढ़ गया? कुछ खास कारण है, खास। भारत से बहुत नजदीकी संबंध है इस यूनिवर्सिटी का। क्या संबंध है इसका, अभी बताता हूं। ये यूनिवर्सिटी जो खड़ी हुई है एक आदमी के नाम पर खड़ी हुई है, एलिहू येल के नाम से ये यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है। क्या नाम आदमी का? एलिहू, ELIHU, एलिहू येल के नाम पर ये एलाइट येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में खड़ी हुई है। कौन है ये एलिहू येल? ये आदमी जब भारत पर अंग्रेजों का शिकंजा था, जब जकड़नों में जकड़ा था, पराधीनता के चंगुल में था अंग्रेजों के भारत, तब मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे ये। कौन? एलिहू येल। जब ये गवर्नर थे, देखो बहुत गजब की बात कह रहा हूं मैं, अभी अभी बच्चों, अभी अभी उस यूनिवर्सिटी ने पूर्ण विश्व के सामने भारत के नाम पर एक माफीनामा जाहिर किया है, एक एपोलॉजी, एक क्या कहना चाहिए, एक माफी मांगी है भारत के नाम। किस बात की माफी मांग रही है मालूम आपको? ये बहुत टाइम पहले, जैसे 100-150 साल पहले एक एलिहू येल हुए हैं, वे मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। वे ही वॉज अ बिट क्रूएल पर्सन, ज्यादा क्रूर थे, अत्याचारी थे वे, लोभी भी बहुत थे, पैसे के लिए चाहे जो कुछ करने वाले थे। एक उदाहरण देता हूं, उन्होंने एक बार मद्रास के एक लड़के ने कंपनी का हॉर्स लेकर भाग गया, तो उसको सब जगह राज्य भर घोषणा निकाल दी, एक फतवा जारी कर दिया कि उस आदमी को कोई भी लाकर खड़ा करो, उसको बड़े से बड़ा इनाम देंगे। उस लड़के को जब सामने लाया गया, उसको फटाफट फांसी पर लटकाया गया। उसकी क्रूरता समझ में आ रही है आपको? बाद में उन्होंने क्या किया, भारत में एक बहुत बड़ा धंधा चालू किया, बहुत बड़ा अड्डा चालू किया उसने। यहां से मद्रास से हजारों की तादाद में स्लेव्स के रूप में आदमियों को बेचने लग गया। भारत के लोग पूर्ण विश्व भर में बेचे जाने लग गए। कौन है इसमें शड़ी? एलिहू येल। ये सबसे बड़ा काम करने लग गए इसमें। वो सब ये लेबर सरप्लस वगैरह खूब कमाने लग गए कमीशन इसके पीछे। एक फोटो आपको यदि मूड होगा तो प्रवचन के बाद ये आपको एक फोटो दिखाएंगे। ये आपको नॉलेज होना चाहिए, इस हर एक बात को रंग लाएगी और मतलब की बात सिद्ध होगी। बिना मतलब की मैं कुछ भी नहीं कहता। एक फोटो दिखाई जाएगी आपको बाद में, एलिहू येल के फैमिली बैठी है, जिसमें साथ में एक लड़की भी दिखाई जा रही है जो प्रोबेबली इंडियन लड़की है। वो उसके फेस से समझ में आता है। उसके कॉलर पर सिल्वर कॉलर है उसकी, जो ताले बंद है, चेन वेन बांधी है, जो इसका प्रतीक है। पुराने जमाने में किसी को एनस्लेव किया जाता था तो उसको वो प्रतीक माना जाता था कि ये दास है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अब उसने विश्व भर में ये स्लेव्स कहां से ट्रांसपोर्ट किए? पूरे भारत से, मद्रास से। खूब कमीशन एजेंट बन गया, बड़ा दलाल एक प्रकार से। और उसने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया बच्चों, उसी पैसे को इकट्ठा करके वो यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है।
आज कुछ टाइम पहले उस यूनिवर्सिटी को ये पता चला कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है वह भारतीय लोगों को दास के रूप में विश्व भर में बेच कर कमाए गए पैसे के बदौलत खड़ी हुई है। मतलब उनकी नींव खून से सींची गई है। उस यूनिवर्सिटी की नींव लोगों की आहों से सींची गई है, उनके आंसुओं से सींची गई है। तो इतना बुरा लगा उनको, उन्होंने एक माफीनामा जाहिर किया है भारतीयों को ये कहते हुए, इंडियंस, भारतीयों हमें माफ कर दो, हमारे पूर्वजों ने इतना अत्याचार किया है तुम्हारे ऊपर, उनके बिहाफ पर हम माफी मांगते हैं। कितनी जबरदस्त उदाहरण है ये, किस चीज का? आलोचना। जानते हो अभी अभी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का कुछ चल रहा था बहुत बड़ा। मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ बच्चों ये बातें, मैं पॉलिटिक्स हिस्ट्री से काफी दूर हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आती ज्यादा, और स्कूल में भी मैं ऐसा बहुत कोई एक्सपर्ट नहीं था इसमें, बोरिंग समझता था, रट जरूर लेता था सब। अभी अभी एक जन ने, मैंने पढ़ा भी एक्चुअली, इन द नेम ऑफ राम, हमने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई पिछले साल हमारे मोक्षार्थियों को, सबको। हम कोई फिल्म वगैरह नहीं दिखाते एक्चुअली यहाँ पर, बट मुफ्ती को बहुत लगा कि ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी चाहिए बच्चों को। हिंदू मुसलमान के नाम पर जो रक्तपात हो रहा है बेवजह, वह एक फैलाई गई साजिश है। तो वो लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। इन द नेम ऑफ राम एक 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री होगी, आप चाहो तो आपको भी दिखाई जा सकती है। उस दरमियान एक मुस्लिम ने क्या किया मालूम? अभी एक माफीनामा जाहिर किया है, आप लोगों ने देखा होगा। उसने ये कहा है कि बाबर ने, यदि हमारे पूर्वज, कौन? बाबर, उन्होंने यदि हिंदू मंदिर उखाड़कर उस स्थान पर यदि मस्जिद स्थापित की होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं पूरा मेरी बात पर विश्वास नहीं रखना चाहता, तो मैं माफी मांगता हूं बाबर के बिहाफ पर। वो तो है नहीं अभी, मैं माफी मांगता हूं कि ये काम अच्छा नहीं किया बाबर ने, मैं माफी मांगता हूं। माफी मनामा समझ में आता है? अभी ईसाइयों की तरफ ले चलता हूं मैं, थोड़ा मुस्लिमों को बताया, मैं अंग्रेजों को भी दिखाया, मैं अभी ईसाइयों की ओर भी ले चलता हूं आपको। कभी कोई चर्च में गया है? दूर नहीं, अंदर जाने में कुछ नहीं होता, कोई पकड़ कर नहीं रखता, आपको घबराना नहीं चाहिए हमें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। वहां पर कन्फेशन बॉक्स होता है, कितने जन ने देखा है? एक कन्फेशन बॉक्स। कभी मौका लगेगा तो सोचेंगे आपको कैसे लेके जाया जा सकता है, देख लेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसमें कुछ नहीं हो जाता। बोलो, कुछ कहना चाहते हो? कन्फेशन बॉक्स होता है जिसमें यदि कोई अपराध किया हो, वह उसमें फादर खड़े रहते हैं पहले तो, फिर वो उसके सामने जाकर खड़ा रहता है, कौन? अपराधी। और वो अपराधी ये कहता है वहां पर, फादर मैंने ये गलती की है। तो फादर ये कहता है, डोंट वरी माय सन, मैं आपको आपका मैसेज बड़े फादर तक, जीसस तक पहुंचाऊंगा, वे तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। उसे कहते कन्फेशन बॉक्स। उस कन्फेशन बॉक्स में आकर वो अपराधी हर कोई चीज बताता है, जैसे मैंने खून किया है तो वो बात बताता है, जैसे उसने किसी की चोरी हत्या की है तो वो बात बताता है, उसे फिर फादर योग्य प्रायश्चित देना हो तो वो भी दे देता है। तो इसे कहते हैं कन्फेशन बॉक्स। दिस इज सॉर्ट ऑफ शुद्धिकरण। क्योंकि जो गलतियां हो गई सो हो गई, डोंट लैमेंट, डोंट रिग्रेट। जो भी कमियां हो गई उसको देख देख कर रोने की जरूरत नहीं है, चलो नया जीवन जीना चालू करो। उठो, कलम तुम्हारे हाथ में है, नए पन्नों से नए पंक्तियां लिखो इन्हीं कलम से, और नए इतिहास को लिखो, पुराने इतिहास को भूल जाओ।
पास्ट इज डेड बरीड फॉरगेट इट, बीती ताही विसारी के आगे की सुध ले। बीती ताही विसारी के, जो पूर्व में हुआ भूल जाओ अभी उसे, अभी नया जीवन जीना शुरू करो। ये कहने वाला हमारा जैन दर्शन भी है। और एक बात कहूंगा फिर, चलो मैं बढ़ता हूं, एक छंद ही ले लेता हूं अभी। चलिए, वंदो पाचो परम गुरु, 24 जिनराज, करु शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। अब आलोचना करने आए हैं भक्त, तो आलोचना किसके सामने कर रहा है? बड़े पुरुष भगवान। बड़े पुरुष के सामने की गई आलोचनाएं विशेष कार्यकारी होती है। आप जानते हैं शादियां दो प्रकार की होती है, एक कोर्ट मैरिजेस होते हैं, एक पंचों की साक्षी में मैरिजेस होते हैं। दो प्रकार के मैरिजेस जानते सोम? नहीं जानते? मैंने तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। नहीं, वो तो ठीक है आपका, एक लव मैरिज एक अरेंज मैरिज, वो तो एक ठीक है। एक होता है कोर्ट मैरिज, जिसमें कोर्ट में जाते मैजिस्ट्रेट के सामने पति पत्नी और सिग्नेचर करते उनकी शादी हो गई। वहां पर ना माँ की जरूरत है, ना बाप की जरूरत है, ना भाई ना बहन, कुछ नहीं। मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काज। कोई पैसा नहीं, कोई मालाएं नहीं, कोई मंडप नहीं, कोई पंडित नहीं। ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाता है केवल उसका। अब एक होती है मंडप की शादियां एक होती है मंडप की शादियां। अब मंडप की शादियों में बैंड है, बाजा है, घोड़ा भी है, घोड़ी भी है, भोजन भी है, पगड़ी भी है, सूट भी है, बूट भी है, पैसा भी है, सब हल्दी भी है, सब कुछ है उसमें। दो प्रकार की दोनों शादियों में एडवांटेज प्लस पॉइंट। मंडप की शादी का क्या है? प्लस पॉइंट। माइनस पॉइंट तो होगा, प्लस पॉइंट क्या है? उधर ज्यादा लोग आते हैं। प्लस पॉइंट क्या है? अन्नदान होता है। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है शादी की अपेक्षा, प्लस पॉइंट ये है कि पंचों की साक्षी में शादी हुई, फेरे हजारों जनों के सामने पड़े। अब वो दूसरे ही दिन छोड़ नहीं सकेगा उसको, पत्नी को, क्योंकि समाज ऐसा करने देगी नहीं। सब थू थू करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी शादी की सबके सामने कह रहे हो तुम्हारी शादी टूट गई टूट गई टूट गई, तो उसको भी इंसल्टिंग फील होगा। और कोर्ट मैरिजेस में क्या दिक्कत है? कोर्ट मैरिजेस में ये दिक्कत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट मैरिजेस नहीं करना चाहिए, ना ना ना, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं शादी ब्याह करने के चक्कर पक्ष की बात मैं कर भी नहीं रहा हूँ। मैं तो आपको एक एडवांटेज कह रहा हूँ। पंचों की साक्षी में ली गई प्रतिज्ञाएं स्थायी होती है, क्योंकि बड़ों की साक्षी में हमने वर्ड दिया है तो आदमी सहजता से पीछे नहीं हटता। इसीलिए भगवान की साक्षी में भक्त कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वंदो पांचों परम गुरु। कौन है ये 5 परम गुरु? ग्रेट। पंच परमेष्टि को 5 गुरु कहा जा रहा है। ध्यान रखना, कभी 5 परमेष्टि को 5 देव भी कहा जाता है 9 देवता में, कभी 5 गुरु भी कहा जाता है, और कभी कभी अरहंत और सिद्धों को देव कहा जाता है। आचार्य उपाध्याय साधु को गुरु कहा जाता है। इन्हीं में देव और गुरु का विभाजन किया जाता है। यहाँ पर गुरु बोला जा रहा है। वंदो पांचों परम गुरु 24 जिनराज। ये 24 जिनराज कौन है? 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया जा रहा है। गुरु शुद्ध आलोचना, क्या मतलब इसका? शुद्ध आलोचना मतलब जो भी सत्य है, भावना पूर्वक, ऊपरी दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूं मैं। शुद्ध आलोचना मतलब मनपूर्वक मैं आलोचना कर रहा हूं। आप जानते हो सम्राट अशोक, द वॉर ऑफ कलिंग, नहीं जानते आप? जानता हूं। द वॉर ऑफ कलिंग क्या खासियत है?
अशोक ने कई सारी लड़ाइयां की थी, बट एक कलिंग का युद्ध हुआ जिसमें वो शाम को देखने आया तो उसने देखा हजारों लाखों लाशें बिछी थी। आज उसने लाशें बिछी देखी, आज वो गदगद अंदर से विगलित हो गया। एकदम ऐसा लगा, ओ मैंने कितने जनों को विधवा बना दिया, कितने जनों को लूला लंगड़ा बना दिया। उसी दिन एकदम विरक्त हो गए। उनको लगा रे ये सब गलत किया मैंने। फिर वे धर्म मार्ग की ओर बढ़ गए, फिर वे दीक्षित हो गए। उसी प्रकार ये भगवान के सामने विगलित हो गए। सच्चे मन से करो शुद्ध आलोचना। किसके लिए? शुद्धिकरण के कार्य। इसका मतलब आत्मा एक कपड़े की भांति, कपड़ा अशुद्धता से शुद्ध हो सकता है ना? कपड़ा अशुद्ध है तो शुद्ध हो सकता है? कैसे हो सकता है? धोने से साबुन चाहिए, पानी चाहिए, धोने वाला भी चाहिए। क्या है, बहुत सुंदर, धोने वाला भी चाहिए, धोने वाला तो चाहिए यार। तो क्या हो, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। क्या हो, भेद ज्ञान साबू भयो। नहीं सुना आप लोगों ने। क्या है वह? भेद ज्ञान साबू भयो समता निर्मल नीर। धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर छंद लिखा है वहां पर, और वहां पर यही कह दिया है, जैसे साबुन कपड़ों को धोता है वैसे भेद ज्ञान कपड़ों को धो देता है। हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र हमारी आत्मा को धो देता है। शुद्धिकरण के काज आत्मा में शुद्धिकरण हो सकता है। शुद्धिकरण के लिए पहले स्वीकार करो, हाँ मैंने गलती की है। समझ रहे? आलोचना। तो ये पहले छंद का अर्थ हुआ। रामचंद्र जी ने, सीता जी ने भी जब सीता को जंगल में निकाला गया तो सीता क्या सोच रही है? मैंने जरूर पूर्व में देव शास्त्र गुरु की विराधना की थी, जिसके कारण आज मेरे ऊपर ये नौबत आ गई कि मुझे वन जंगल में निकाला जा रहा है। तो ऐसा सोचना कि मैंने कुछ पाप किया होगा, इससे होता है शुद्धिकरण। नहीं तो हम ये सोचेंगे इनके कारण हम दुखी है, आज इनके कारण हम दुखी है, ये ऐसे। अरे क्यों जल रहे हो? क्यों भबक रहे हो? क्यों खुश नहीं हो रहे हो? मानो पड़े कि क्यों सार्थकता नहीं क्यों कर पा रहे हो? क्यों ऐसा करते हो? क्यों दोषारोपण करते हो? स्वयं की गलती क्यों नहीं नजर आ रही? अभी आप यहाँ पर बैठे हो तीनों, मैं बस कर रहा हूं, मैं वैसे ही प्रश्न पूछता हूँ, कितने जन यहाँ पर है ऐसे तीनों में से जिसे अंदर से अंदर ये लग रहा है मैंने पापा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मम्मी को साथ मैंने अच्छा बर्ताव नहीं किया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया बहन के साथ, यही पर आकर बहुत लग रहा है। ऐसे किस किस को लग रहा है? आप ही को लग रहा है केवल, और आपको नहीं लग रहा है? शर्म करें। घर पर रहते लगा था आपको ये? अनिल थोड़ा लगता था, ऐसा लगता था क्या मेरी बात मानते नहीं, जरा मैं फोन ले लिया, दे दो कहते, क्या दिमाग खाते यार ये, तो 2 मिनट भी फोन नहीं, ले जाओ। अभी यहाँ पर आने के बाद आपको प्रकर्षता से लग रहा होगा मैंने मम्मी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने पापा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा लग रहा है? ऐसा घर पर लगा पहले कभी? क्यों नहीं लगा मालूम आपको? क्योंकि ये अवसर मिला ही नहीं आपको शांति से सोचने का। आज माता पिता से दूर आए हैं तो थोड़ा हमें उनकी कमी ख्याल में आ रही है। माँ बाप जैसे कोई हो नहीं सकता। एक तरफा प्रेम, एक तरफा समर्पण। सोम रोने लग जाएगा अभी, मम्मी कहने लग जाएगी तो मैं ज्यादा अभी आपको समझ में आ रहा होगा सोम मम्मी पापा कितनी केयर करते हैं। हालांकि 8-8 बजे उठाते हैं, यही आपको केयर दिख रहा है। यहाँ पर हमको 5 बजे उठाया जा रहा है, 5 के पहले उठाया जा रहा है, बट घर वालों से थोड़े दूर रहे तो हमको घर वालों की महिमा आने लग गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यही तो पूछ रहा था तुमको।
ऐसा घर पर रहते हुए होता था? कभी कभी कभार, उसकी बहुत कम अवसर है। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर आकर घर वालों की ज्यादा महिमा आ रही है? घर पर इतनी महिमा आती थी नहीं। तो ये दूर आना कार्यकारी हुआ कि अकार्यकारी हुआ? कार्यकारी हुआ। आपको आज जो महिमा आई माता पिता की और दूर होकर आई, लोगों को लगता है दूर तो नहीं रहना चाहिए। अरे दूर आने पर माता पिता की सच्ची महिमा आएगी, उस दूरी पर वो पूर्वक जो नजदीकी होगी वो रंग लाएगी। तो ठीक उसी प्रकार जब हम पाप से थोड़े दूर हो जाते हैं तो हम होश में आते हैं, हम क्या क्या पाप कर बैठे, हे भगवान हमें ऐसे पाप तो नहीं करने चाहिए थे। आपकी साक्षी में मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं ये फिर से पाप नहीं करूंगा। शिवाजी महाराज ने जब अपना राज्याभिषेक हुआ था तो याद आ रहा है क्या किया था? तलवार से अपनी उंगलियों से खून निकाल कर और वहां पर उसी के खून के द्वारा वहां पर प्रतिज्ञा करके कि प्रतिज्ञा करता हूं कि इस साम्राज्य की रक्षा करने के लिए मैं जो बन जाए मैं मेरे से कर लूंगा। तो प्रतिज्ञा होती है ईश्वर की साक्षी में। तो क्या है आलोचना, अपनी कौन कौन सी कमियां हो रही है जिसे निकालना बहुत जरूरी है, उन कमियों की ही चर्चा पूरी होने वाली है। ये कमियां किसी और की नहीं होने वाली है। ओम नमः।